यहाँ से, यहाँ आवाज क्लियर है अभी? चलिए, जी आ रही। अब देखते हैं। आज, हाँ, आज हम लोग देख रहे हैं शिक्षा व्यवस्था का इतिहास। ये क्लास 2 है। इससे पहले जो हम करवा चुके हैं उसको एक बार देखिएगा, थोड़ा सा उसमें कुछ पॉइंट है जिसको आपको देखने की जरूरत है। आज हम लोग देखते हैं शिक्षा व्यवस्था का इतिहास जो है ये दूसरे नंबर का। अब इसमें जो चर्चा हो रही थी, जरा उस पर चर्चा करें कि अब हम स्वतंत्र भारत के शिक्षा आयोग और उसकी समिति के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भारत में जो शिक्षा आयोग और समितियां थी, उन तमाम चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जो हम चर्चा कर रहे थे वो सब आजादी के पहले की थी, जो अंग्रेजों द्वारा जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कदम उठाया गया था उसके बारे में हमने चर्चा किया था कि क्या है, कैसे है, उन तमाम चीजों के बारे में हमने जिक्र किया। अब हम चलते हैं इसके बारे में, जो स्वतंत्र भारत के जो शिक्षा आयोग है और उसकी समिति है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या राधा कृष्णन कमीशन जो 1948 में आया, इस आयोग में जो बातचीत की गई थी, ये जो पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में चर्चा की गई, यानी स्नातकोत्तर शिक्षा प्रणाली के बारे में चर्चा हुई। उसमें प्रशिक्षण के बारे में हुआ, फिर अनुसंधान के बारे में यानी रिसर्च की भूमिका पर जो है जोर दिया गया। यानी कहने का मतलब है, आप जब देखते होंगे जब आप पीजी करते हैं उसमें जो रिसर्च पेपर होता है ना, उसके बारे में उसके बारे में चर्चा हुई। फिर उसके प्रशिक्षण को लेकर के बातचीत की गई, है ना। मतलब पूरी तरह से जो है ये हायर एजुकेशन पे जो है इस पे जोर दिया गया। ठीक है, एक चीज। दूसरा, इसमें इस बात को ध्यान में रखा गया कि कृषि अर्थव्यवस्था में जो है शिक्षा का अध्ययन और उसके बाद यूजीसी की स्थापना के बारे में किया गया। यूजीसी की स्थापना कहने का मतलब है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि यूजीसी की जो स्थापना है, यूजीसी का फुल फॉर्म जरूर याद रखें, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। इसकी स्थापना जो है 1968 में, सॉरी 1965 में हुई थी। इसको जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, थोड़ा सा ये हेडिंग दे करके आप लिखते थोड़ा चलिएगा, उसमें आप जरूर इस चीज को मेंशन करें कि यूजीसी की जो स्थापना हुई थी वो आपको हुई थी 1956 में। ठीक है ना, 1956 में जो है इसकी स्थापना हुई। क्लियर। अब उसके बाद ये चीजें हो गई थी, यूजीसी के बारे में भी चर्चा हुई थी। और उसके बाद जो लड़के के विश्वविद्यालय थे उसमें लड़कियों का एडमिशन जो था वो होना शुरू हो गया। और इसमें महिला शिक्षकों की जो भूमिका है, जो पुरुष शिक्षक के बराबर करके और उसके वेतन को इक्वल करने की बातचीत की गई थी। पहले जो था वो महिला जो शिक्षिका थी उनका पेमेंट कम होता था, जो पुरुष वर्ग के शिक्षक होते थे उनका पेमेंट जो था वो ज्यादा था। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया, दोनों को मर्ज कर दिया गया, यानी कि जो बॉयज यूनिवर्सिटी है उसमें लड़कियों का भी एडमिशन होगा और उसमें महिला शिक्षिका को बढ़ाया जाए। और उसके बाद इसमें क्या कर दिया गया, एक चीज और ऐड किया गया, जो दोनों के वेतन को समान करने की बातचीत की गई है, इसको जरूर मेंशन रखें। और उसके बाद ये तमाम चीजें जब हो रही थी तो इस चीज को देखा गया कि बहुत सारे जगहों पे प्राइमरी की बातचीत की गई या अपर की बातचीत की गई, लेकिन बीच वाला जो पोर्शन था जिसके बारे में इंटर कॉलेज के बारे में चर्चा हुई थी, आपको हमने पहली बार इससे पिछले वाले क्लास में हमने चर्चा किया था। तो यहाँ पे वो चीजें जो है धीरे धीरे फिर कमजोर पड़ने लगी। तो यानी कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र में जो है, इस जो आया है राधा कृष्णन जो आयोग है, इसमें एक माध्यमिक शिक्षा को लेकर के जो है वो थोड़ा सा एक कमजोर कड़ी आप देखने को मिला। ठीक है, कमीशन, इसको देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग या इसी को मुदालियर आयोग बोलते हैं। ये जरूर मेंशन आप करते चलिएगा इस सब चीज को, थोड़ा सा ये चीजें जो हैं वो आपको पूछी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका बन रहा है। तो यहाँ देखे, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग जो है वो आपका बन करके तैयार हुआ था 1952-53 की बातचीत है। इसमें जो बातचीत कही गई थी, एक सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर के जो बातचीत की गई है उसको बहुत ही बारीकी तरीके से इसके बारे में जो है वो बताया गया था। इसमें हुआ क्या था कि इसका बहुउद्देशीय विद्यालय के बारे में बातचीत की गई, यानी कहने का मतलब एक ही विद्यालय में जो है कई विषयों को पढ़ाया जाए, एक चीज। दूसरा चीज इसमें कहा गया था कि जो माध्यमिक विद्यालय में जो शिक्षा होगा वो एग्रीकल्चर से संबंधित होना चाहिए।
ये भी चीज जो है उसमें ऐड होना चाहिए। उसके बाद बातचीत की गई थी कि जो सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान को जो है एक अलग विषय के रूप में जो है वो पढ़ाया जाए। उसके पीछे रीजन क्या था? ताकि लोगों में जो है वो राष्ट्र प्रेम की जो भावना है बच्चों में वो जागृत हो सके, ठीक है ना। इसको बेहतरीन तरीके से पोषित किया जा सके ताकि आने वाले समय में बच्चों का लगाव जो है अपने देश के प्रति जो है वो बेहतर हो सके। इसको लेकर के बातचीत की गई। उसके बाद इसमें एक चीज और मेंशन किया गया, जो चाइल्ड सेंटर्ड की बातचीत जो की जा रही है आज, है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसमें बहुत सारी बातचीत आती है, जब हम आएंगे तो उसमें बातचीत करेंगे। तो इसमें एक बात कही गई है कि ये पहला आयोग था जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया था। इससे पहले जितने भी बात हमने बताई, जो या तो हमें आजादी मिली उसके बाद की हमने चर्चा की या उससे पहले, कभी भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में चर्चा नहीं हुई। ये पहला है, ये पहला कमीशन है जिसमें जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड की बातचीत की गई है, ठीक है ना। इसको जरा ध्यान में रखेंगे। ये सीनियर सेकेंडरी कमीशन में जो है वो पहला आयोग है जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा एक यहाँ पे है कि अंक के स्थान पे ग्रेड को महत्व दिया जाए। ये एक सुझाव था कि ग्रेड के स्थान पे जो है वो, सॉरी, अंक के स्थान पे ग्रेड दिया जाए। अंक को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, इसको ध्यान में रखते हुए जो है इसको पहले ही चेंज करने की जरूरत पड़ी। जो अब देखते हैं ग्रेडिंग सिस्टम, ये अब आया है, इसको बहुत पहले ही रिकमेंड किया गया था कि ये चीजें कर दिया जाए। तो इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ये हुआ। फिर उसके बाद महिलाओं के शिक्षा को लेकर के जो है बातचीत हुई, और महिला शिक्षा को और बूस्ट करने के लिए जो है उसमें एक कमेटी आई जिसमें स्त्री शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति आई थी, या दुर्गाबाई देशमुख की समिति शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग, इसको जरा लिखिए। ये कब आई है? ये आई है 64 में। 60 सेशन होता है क्योंकि जिस समय दिया गया जहाँ ये करना है, समिति बना, उसके बाद फिर अपना जो सर्वे हुआ वो करके अपना रिपोर्ट तैयार करता है। तो साल 2 साल का 3 साल का समय लग जाता है। तो वही इसमें 64 से 66 लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि 64 में दिया गया था, इसने अपना रिपोर्ट जो है वो 66 में दिया। अब वो रिपोर्ट क्या था उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस रिपोर्ट का शीर्षक जो है वो कभी कभी पूछा जाता है, उसको जरूर लिखिएगा। इस रिपोर्ट का शीर्षक इस रिपोर्ट का शीर्षक शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट था, ठीक है। इसको देखने की जरूरत है। ये कब का है? 64 से 66, इसको जरूर ध्यान रखें। अब इसमें क्या था थोड़ा सा सुनते हैं, फिर बाद में इसमें जो होगा उसको हम लिखेंगे। इस आयोग में जो है वो अनेक अनेक तरह की बातें थी जिसमें संपूर्ण शिक्षा के ढांचे पर विचार किया गया, ऑल एजुकेशन के बारे में चर्चा किया गया। इससे पहले कुछ भी जितने भी आए वो या तो प्राइमरी की बातचीत किया और नहीं तो फिर अपर का ही बातचीत किया, हायर एजुकेशन के बारे में ही जो है वो चर्चा किया। लेकिन ये जो है वो संपूर्ण शिक्षा का ढांचा जो है ये दिए। उसके बाद है ये रिपोर्ट जो है जिसमें मुख्य सुझाव जो है वो कई तरह के सुझाव थे। अब हम उन सुझावों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे इनमें होता हुआ क्या कि सामान्य विद्यालय प्रणाली, मतलब विद्यालय जो प्रणाली थी उसमें क्या किया गया कि ये चीजें जो कैटेगराइज करके प्राइमरी फिर मिडिल फिर इस तरह से करके जो है इस पे विशेष किया गया। और इसके डिस्टेंस को लेकर के भी बातचीत की गई, है ना, कि घर से जो है ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण जो है बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। इसके बारे में हम कल हमने चर्चा किया था कि बहुत सारे लोग जो है पहला दूसरा पढ़ने के बाद छोड़ ही देते थे। तो इस तरह की समस्याएं थी। दूसरा इसमें बातचीत किया गया कि सामान्य शिक्षा जो होगा वो 10 वर्षीय शिक्षा के बारे में बातचीत की गई। और इसमें जो है वो सभी विषयों की जो है वो शिक्षा दिया जाएगा 10 वर्ष तक। यानी टोटल जो सब्जेक्ट होता है ऑल सब्जेक्ट का जो हम पढ़ते हैं, जो अभी आप पढ़ करके यहाँ तक पहुंचे हैं, वो ऑल सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाए 10 वर्षों तक बच्चों को,
ये चीज दिया गया। दूसरा, स्कूल परिसर की स्थापना, है ना, इसमें जो हो गया लोअर प्राइमरी अपर प्राइमरी के बारे में चर्चा हो गई, यानी कि प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के बारे में जो चर्चा हो गई, इस इन सब के बारे में चर्चा हुई। फिर उसके बाद विद्यालय से संबंधित जो उसका बगल में ही विद्यालय, जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे प्राइमरी विद्यालय हुआ, उसी के कुछ डिस्टेंस पे जो है वो दूसरा अपर प्राइमरी हो, ताकि बच्चों को सुविधा हो सके, इनके बारे में। उसके बाद है शिक्षा पर जो व्यय के बारे में चर्चा था, है ना, मतलब एक्सपेंडिचर, खर्च जो था शिक्षा पे, उसके जो पूरे जीडीपी का जो है वो 2.6% था पहले, 2.6% पहले था, जिसको बढ़ा करके 6% कर देने की बातचीत जो है इसमें की गई थी। इसको जरूर नोट करें कि शिक्षा पर व्यय जीडीपी का 2.6% से बढ़ाकर 6% तक करने की बात की गई, 6% करने की बात की गई। ठीक है, जब इतना लिख दिए तो एक बात और थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि ये 6% करने की बातचीत तो कर दी गई थी आपको, कितना, कब, ये इस कोठारी आयोग के अनुसार से, लेकिन 6% तक कर देने की बातचीत तो की गई थी, लेकिन ये फुल्ली तरह से बातें लागू नहीं हुई। ये लागू जो हुई वो द्वितीय शिक्षा नीति जब आई थी उस समय हुआ, यानी 1986 में जो है वो पूरी तरह से लागू हुआ, है ना। अगर इस पे सही तरीके से अगर बातचीत किया जाए तो आज भी जो है वो जीडीपी का जो है वो 6% एजुकेशन पे खर्चा नहीं हो रहा है। ठीक है ना, अगर जमीनी स्तर इसको देखा जाए तो पेज पे तो लिखा गया है। क्लियर। अगला है कि क्या, अगला जो स्टेप इसमें बताया गया था कार्य अनुभव के बारे में और बुनियादी शिक्षा के बारे में, यानी जो बेसिक एजुकेशन है उसके बारे में, और उसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, यानी पढ़ाई के साथ साथ जो है वो जो है आपको काम करने के बारे में भी बातचीत की गई। ये दूसरा इसमें है कि जो तकनीक जो नई आ रही है या नए कौशल जो है वो सीखने के बारे में जो है इसका भी जिक्र इसमें किया गया था। ठीक है ना, तो इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कही गई थी, ये रिकमेंड किया गया था, और इन्हीं के रिकमेंडेशन पर यही जो कोठारी आयोग है ना, इनके, ठीक है ना, तो इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कही गई थी, ये रिकमेंड किया गया था, और इन्हीं के रिकमेंडेशन की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली हमारी आई थी उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, को जरूर नोट करें, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग को दिया गया कमेटी को 66 में 1968 जो है वो बन करके, ये जो है वो स्वतंत्र जो कोठारी आयोग की सिफारिश पर जो है वो, इसको जरूर याद ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो जो आई, ये किसके रिकमेंडेशन पर है, कोठारी आयोग के। इस प्रश्न है शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का, इसमें जो ये शिक्षा नीति है इसमें महत्व का विषय घोषित किया गया, 1 नंबर। अब थोड़ा सा इसमें है, इसमें क्या क्या बात किया गया, उन तमाम मुद्दों पर हैं, इसकी विशेषता के बारे में ध्यान से देखिएगा, ये चीजें जो है वो आपसे पूछी जाएगी। प्रश्न यहाँ से रहेगा, जैसे इसमें बातचीत की गई थी उसको जरा देखें। पहला नंबर जो इसका फीचर है, विशेषता है, वो है आपका त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र, है ना, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ये क्या है त्रिभाषा सूत्र, इसको जरा ध्यान में रखें। यहाँ पे था कि जैसे माध्यमिक स्तर पर जो है राज्य सरकारों को शिक्षा सूत्र, जो त्रिभाषा शिक्षा सूत्र था उसको अपनाने पर जो है वो जोर दिया गया था, है ना। इसमें त्रिभाषा सूत्र कहने का मतलब 3 सूत्र, यानी 3 भाषा की चर्चा किया गया। अगर एक भाषा के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो कोई जो एक स्थानीय भाषा होगा वो, ठीक है, स्थानीय भाषा, नंबर जो होगा वो आपका
ये एक चीज हो गया। उसके बाद जो एक कॉमन लैंग्वेज होगा जो पूरे देश में जो है इस चीज को जाना जा रहा होगा, वो चीजें हो सकती है। और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हो सकता है। क्लियर। एक सामान्य भाषा और दूसरा जो हो जाएगा वो इंटरनेशनल होगा, या यूं कहें इंटरनेशनल लैंग्वेज होगा, या दूसरा अगर यूं कहा जाए कि हो सकता है सामान्य लैंग्वेज हो, या कोई क्षेत्रीय सीखना चाह रहा, कोई भोज अगर यहाँ से बिहारी है, कोई कन्नड़ भाषा सीखना चाह रहा हो, तो एक उसके स्थानीय भाषा को समझ हो गया, एक कन्नड़ सीखा, और एक कॉमन लैंग्वेज हिंदी जो है वो सीख रहा है। तो 3 भाषा के बारे में जो है बातचीत की गई। कम से कम जो है वो त्रिभाषा सूत्र के बारे में जो है जो बातचीत आती है वो है आपको अंशकालीन शिक्षा या भ्रष्टाचार पाठ्यक्रम। इसको जरा ध्यान में रखेंगे। की गई ये क्या है इसमें कि वो है कि विश्वविद्यालय स्तर पे जो है बड़े पैमाने पर अंशकालीन शिक्षा जो है का विकास किया गया। ये इसमें क्या था कि इसमें ऐसी सुविधाएं जो है वो माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों और अध्यापकों को जो है कृषि उद्योग या अन्य क्षेत्र है वो श्रमजीवी के लिए भी जुटाई जानी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि बहुत से ऐसे जो बच्चे थे जो माध्यमिक स्तर पे ही छोड़ दिए, और उनका जो है कम से कम इतना हो सके ताकि है कि किसी भी तरह से कुछ जुगाड़ करके या कुछ अपना जीवन यापन कर सके। श्रमजीवी कहने का मतलब श्रम के रूप में भी जीवन व्यतीत कर पाए। इसके लिए उनको एक लायक बनाने के दृष्टिकोण से उनके अंदर एक स्किल को डेवलप करने के लिए वो हो सकता है आपका एग्रीकल्चर या उद्योग के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्री में हो, या अन्य क्षेत्र में ऐसा चीज कर दिया जाए ताकि कम से कम ये अपने जीवन यापन के लिए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चीजें हुई। उसके बाद है साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा को प्रचलित करना। ठीक है, अगला जो था वो साक्षरता साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा। वो का प्रॉब्लम आप कभी देखिएगा, जियो का होगा अगर आपके पास सिम, आप कॉल कीजिएगा तो उसमें पहले ही बोलेगा कि थोड़ी सी तकनीकी समस्याएं भी आ रही है, जल्द ही दूर कर दी जाएगी। ठीक है ना, अब कब दूर करेगा पता नहीं। अब इसमें हाँ, तो आइए देखते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा के बारे में जो हम बता रहे हैं कि का क्या है। 15 से पहले जिन जो पढ़ाई को छोड़ चुके थे, जो मतलब अक्षर का ज्ञान उनको नहीं है, उनको कम से कम साक्षर बनाया जाए। देखिए, साक्षर होना और शिक्षित होना दोनों, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। साक्षर कहने का को अक्षर का ज्ञान है, कम से कम नाम हम लिख लेता है, दस्तखत कर लेता है, ये चीजें हो गई। शिक्षित का अर्थ जो होता है वो दूसरा होता है। तो थोड़ा सा चीज को लेकर के, ठीक है। उसके बाद है पुस्तकों के उत्पादन के बारे में बातचीत की गई। अगला जो कंडीशन है पुस्तकों का उत्पादन, ये पुस्तकों के उत्पादन के बारे में जो बातचीत हुई, इसमें जो था वो एक बेहतर बुक के बारे में किया गया। कहने का मतलब गुणवत्ता युक्त पुस्तकों का उत्पादन जो है विद्यालयों में या विश्वविद्यालयों के लिए जो है वो उपलब्ध कराया जाए कम लागत में। अभी भी आप एनसीईआरटी का जब बुक खरीदिएगा तो जो अदर पब्लिशर का खरीदिएगा उससे आपको कम ही में मिलेगा। ठीक है ना, कुछ दिन पहले तक हम लोग जब खरीदे थे 6 क्लास का तो वो 50 रुपया में दे रहा था एक बुक, छठा का ज्योग्राफी। तो कम रेट में जो है इसको उपलब्ध कराया जाए, इसके बारे में जो है वो बातचीत की गई। दूसरा जो आपको बातचीत किया गया, शिक्षा के बारे में चर्चा हुई, है ना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में, यानी जो भी होगा जो प्राइमरी वाले में
नहीं लगेगा, मतलब आपको अनिवार्य कर दिया गया है, रेगुलर है, किसी तरह का कोई फी नहीं है। ये जो आया था, जो ये फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है, इस समय प्रधानमंत्री जो थे वो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय ये चीज आया, तो भी थोड़ा सा ध्यान रखें, कभी कभी प्रधानमंत्री के बारे में भी पूछ लेता है। दूसरा, इसमें एक चीज और बातचीत किया गया, जिसमें है कि खेल कूद के बारे में भी बातचीत इसमें की गई थी। जो खेल कूद है ना, खेल कूद के बारे में क्या हो गया, इस चीज पे ध्यान दिया गया कि जो शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के बातचीत हो, या शारीरिक डेवलपमेंट के हो, या मानसिक विकास के बारे में बातचीत की, मेंटल डेवलपमेंट के बारे में बातचीत की गई, उन तमाम चीजों पे जो है इस पे ध्यान दिया गया। यानी विद्यार्थियों का शारीरिक स्वास्थ्य, है ना, क्रीड़ा कौशल बढ़ाने के उद्देश्य से खेल कूद, क्रीड़ा आदि का विकास। उसके बाद इसमें एक चीज और है कि छात्रों की शारीरिक फिटनेस और खेल कौशल में सुधार लाने के उद्देश्य से जो है बड़े पैमाने पर जो है वो खेल का विकास किया गया। एक बात, दूसरा इसमें और भी चीजें थी कि जो भावात्मक पक्ष जो बच्चों में होता है उस पर कंट्रोल करना, या जो सामाजिकता है उसको डेवलप करने में खेल एक अहम भूमिका निभाता। वहां पे जो है वो एक बार कभी उसको जो है वो एज ए ओनर, मतलब एज ए लीडरशिप के रूप में भी उसको देखा जाता है, या तो किसी चीज, अगर कोई खेल खेल रहा है तो उसमें उसको कप्तान बनाया गया या हेड बनाया गया जो डिसीजन लेगा, एक तो उसमें नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है। दूसरा, जब वो नहीं कप्तान तो कोई दूसरा है, उसकी बातों को जा सके और अपना वो कैसे उसमें सौंपे ताकि हम जीत पाए, है ना, हम अपना टारगेट जो है वो अचीव कर पाए। उन तमाम मुद्दों पर जो है वो अच्छे से जो है इस पे बातचीत की गई। ठीक है, तो ये चीजें थी। अगला एक नोट करके लिखिएगा कि 1973 में 1973 में डॉक्टर पीडी शुक्ला की अध्यक्षता में पीडी शुक्ला की अध्यक्षता में अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति बनी राष्ट्रीय समिति बनी राष्ट्रीय समिति बनी जिसमें 10+2+3, इसको ध्यान में रखिएगा, बनी, जिसमें 10+2+3 शैक्षिक ढांचे पर बात की गई। यानी यहां तक लिख दिए। अब देखिएगा 10+2 कहने का मतलब ऑल सब्जेक्ट यहां पे आ जाता है। ठीक है, 2 वर्ष वो आपका इंटरमीडिएट का रखा गया, है ना, और उसके बाद 3 साल जो हो गया वो आपका ऑनर्स का रखा गया, जो ऑनर्स आज तक चलता आ रहा है इसी बेसिस पे है। ठीक है, एक चीज हो गया। यहां हो गया। इसके बाद अगला लिखिएगा, इसी में स्टार दे करके जरा लिखें कि प्रौढ़ शिक्षा एक नीति विवरण पत्र है जो 1977 में आई 1977 में आई, जिसमें 15 से 35 वर्ष तक की संपूर्ण जनसंख्या को साक्षर करना था। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें हुआ क्या था कि जो आप देख लिए कि पहली शिक्षा नीति जो 1968 में आई,
ये जो 1968 में जो आई, इस पे जो है एक पहला आपको एनसीएफ आया था। एनसीएफ इसी बेसिस पर नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 1975, 1975 पहली जो है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है 1975 आई थी। ठीक है ना। एनसीएफ के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर से के एग्जाम के लेकर के चल रहे हैं, हो सकता है ये प्रश्न आपका हो। पहला एनसीएफ जो आया था वो 1975 में आया था। किसके बेसिस पे था? पहली एजुकेशन जो शिक्षा नीति थी उस पे आया था। ठीक है ना। 1968 के बेसिस पे आया एनसीएफ। एनसीएफ जो है वो, इसका फुल फॉर्म याद रखें, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975। ठीक है ना। ये पहला आया। अब आपको लग रहा होगा कि गई तो उस पे एनसीएफ लाने की क्या बात है। एनसीएफ जो नीति जो आई है उसमें बता दिया गया कि ये तमाम काम है जो आपको करना है। अब उसको किस तरीके से करना है इसके बारे में एनसीएफ में बताया गया, या उसमें कुछ थोड़ा बहुत संशोधन, उसको कैसे प्रैक्टिकली रूप से जो है वो धरातल पर जो है वो कैसे उसको पहुंचाया जाए, उसके लिए जो है वो एनसीएफ आया। पॉलिसी जो है वो कब आई? 1968 में। और पहला एनसीएफ कब आया? 19 में। इसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। इससे प्रश्न आपके बनेंगे। ये चीजें हो गई। तो यहां तक हमने बताया कि कैसे कैसे जो है वो पहले एजुकेशन पॉलिसी आई। मुदालियर आयोग के बारे में हमने चर्चा किया, कोठारी आयोग के बारे में चर्चा किया। दोनों दो बातें हैं इस चीज को, क्योंकि बराबर जब हम पढ़ते हैं कोठारी आयोग और मुदालियर आयोग को, दोनों को में, और इस दोनों से प्रश्न बराबर पूछे ही जाते हैं। जब भी एजुकेशन सेक्टर से संबंधित प्रश्न आते हैं तो उसमें प्रश्न आपका बनता है। तो अच्छे से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, दोनों की बातें अलग अलग हैं। ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग फिर आगे चर्चा करते हैं। थोड़ा सा एक चीज और है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ये एक चलाया गया था जो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित था, है ना। ऐसे इसमें तो जरा सुन लीजिए थोड़ा सा, इसको विशेष उसका रहता नहीं है, इसमें पूछने की संभावनाएं कम बन रही है, क्योंकि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में वही बातें की गई थी जो 15 से लेकर के 35 वर्ष के जो आयु के जो लोग हैं, करीब करीबन 8 करोड़ लोग जो थे निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए जो है वो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का जो है वो गठन किया गया था। और इसका लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था 2005 तक, है ना। ये चीजें जो है वो की गई। इसका लक्ष्य जो 2005 तक था, 2005 तक उम्मीद अमूमन जो है वो लक्ष्य को पूरा किया गया। क्लियर है। इसमें एक चीज और आपको जो है वो मेंशन करना चाहिए था, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई। 1961 में की गई, जिसका उद्देश्य जिसका उद्देश्य पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक संबंधी कार्य, पाठ्य पुस्तक संबंधी कार्य और पाठ्यक्रम का निर्धारण था। ठीक है। ये चीजें हो गई। इसमें एक चीज और मेंशन कर लीजिएगा थोड़ा सा, ये सब एक एक नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा। एनआईओएस के बारे में आप सुने होंगे। एनआईओएस, एनआईओएस की स्थापना स्थापना 1989।
ठीक है। अब उसके बाद है केवीएस, केंद्रीय विद्यालय के बारे में होता है चर्चा। तो ये 15 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई। उसके बाद है जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी 1986। जवाहर नवोदय विद्यालय के 1986, 1986। ठीक है। एक लास्ट लिखिएगा, NCTE, इसकी स्थापना हुई है 1993 में। अब ये क्या है, इस सब का फुल फॉर्म और क्यों इस सब को एस्टेब्लिश किया गया, इन सब चीजों पे जो है हम नेक्स्ट क्लास में आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है। यहां तक जो हमने बताया आपको, इसको थोड़ा सा देखिए, समझिए, फिर उसके बाद जिस तरह का होता है फिर उस पर बातचीत हम लोग करेंगे ऐसे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।